हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों या तारों के बीच बल, चाहे हम तार कहें, वायर कहें, चाहे कंडक्टर कहें। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो यहाँ पे हम दो पैरेलल कंडक्टर लेंगे या वायर लेंगे और उनमें धारा प्रवाहित होगी और उस धारा की दिशा के आधार पर हम पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, किस दिशा पे, किस कंडक्टर पे कार्य कर रहा है। फिर उन दोनों चालकों के बीच हम बल की तुलना करेंगे कि उन चालकों के बीच बल का नेचर क्या होगा, फोर्स का नेचर कैसा होगा, आकर्षण लग रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है। उसके बाद फोर्स के फार्मूले का निगमन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित फिगर के भी न्यूमेरिकल आते हैं। वायर बने रहेंगे और उस वायर में करंट फ्लो होगी, डिस्टेंस दी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स हमें निकालनी होगी। तो उन न्यूमेरिकल्स जो इसके फिगर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका भी अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें। काफ़ी आप निकाल लीजिए, पेन आप निकाल लीजिए। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करते चलें और समझते रहें एक एक पॉइंट। तो देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, वायर कहिए चाहे इसी को कंडक्टर भी कह सकते हैं। चाहे आप कंडक्टर ले लीजिए, चाहे आप वायर ले लीजिए, ठीक। तो कहेंगे दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच या तारों के बीच, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ठीक। उनके बीच जो बल लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखिए, हम दो कंडक्टर ले रहे हैं, दो वायर ले रहे हैं, दो चालक ले रहे हैं, ठीक है। देखिए फिगर में हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आप सही से समझिए ध्यान लगा के। ये PQ, ये RS, दो चालक हमने ले लिए, दो कंडक्टर हमने, दो वायर हमने ले लिए, ठीक है। इस वायर में करंट I1 फ्लो हो रही और इसमें I2 फ्लो हो रही है। इसमें I1 धारा बह रही, इसमें I2 धारा बह रही, दोनों की दिशा एक ही हो रही। P से Q की ओर इसमें है, R से S की ओर इसमें, ठीक। मीन्स जो दो कंडक्टर हमने पैरेलल लिए हैं, ऐसे पैरेलल कंडक्टर, ये इस प्रकार जो हमने पैरेलल कंडक्टर लिए हैं, पैरेलल वायर लिए हैं, उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही, वो एक ही दिशा में हो रही, ठीक है। ये जो PQ और RS जो हमने चालक लिया है, कंडक्टर लिया है, वायर लिया है, ये समान लंबाई के हैं। दोनों जो कंडक्टर हैं उनकी लंबाई समान है। हमने मान लिया कि इनकी लंबाई जो है वो L है। L लंबाई के दोनों हैं, PQ भी और RS भी, करेक्ट, दोनों समान लंबाई के हैं। और इन दोनों चालकों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हमने R मान लिया, ठीक। अब इसको हमने फिगर 1 कह दिया, ये आपका फिगर 1 है। इसी तरह के एक दूसरा फिगर आप बनाइए। ये भी PQ और RS है, PQ और RS, ठीक, PQ और RS।
अब इनमें जो करंट फ्लो हो रही वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट P से Q की ओर है और दूसरे चालक में, दूसरे तार में धारा जो है S से R की ओर है। मीन्स ये इसमें ये I1 है, इसमें ये I2, और डिस्टेंस दोनों के बीच की वही है जो पहले थी, लंबाई भी दोनों के बीच की वही है जो पहले थी। करेक्ट? इतनी चीज आपकी समझ में आ गया। ये फिगर नंबर 2 हो गया। पहले आप फिगर नंबर 1 को आप समझिए। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि PQ चालक में जो I1 करंट फ्लो हो रही है उसके कारण RS चालक के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन निकालेंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो बताएंगे। ठीक है, तो हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाल लेंगे कि इस PQ चालक में जो I1 धारा बह रही है इसके कारण इस RS चालक के किसी बिंदु पर, मीन्स RS चालक जहां पर स्थित है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हो। इसके पहले भी इस नियम को विधिवत एक वीडियो बना के हमने आपको समझाया है। जो लोग नहीं समझे हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिखें फिजिक्स बाय अजय अवस्थी, यूट्यूब चैनल में डालें और लिख दें दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो वो हमारा नियम आ जाएगा। फिजिक्स बाय अजय अवस्थी डालेंगे और उस लिंक पे जाएंगे तो पहले के जो वीडियो हैं वो सब आप देख लेंगे अगर किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, अब देखिए अंगुलियां और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि दोनों परस्पर लंबवत हो। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, ये देखिए अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। मान लीजिए यहां पे हमको निकालनी, यहां पे निकालनी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये पसंद में आ गए। आप कहेंगे, आप कापी में बनाएंगे तो कहेंगे कापी के मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये हो गया। PQ में प्रवाहित धारा के कारण RS चालक के किसी बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल ली। अब हम निकालेंगे इस I2 धारा के कारण इस PQ चालक जहां पे रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। फिर यही नियम लगाएंगे। देखिए अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब PQ चालक जहां रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड कहेंगे, आप कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी कहेंगे, कागज कहेंगे। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, मीन्स डॉट। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है तो डॉट भी लिखेंगे, नीचे की ओर है तो क्रॉस भी लिखेंगे। करेक्ट, दो चीजें आपकी समझ में आ गई कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना। करेक्ट। अब देखिए यहां पे निकालिए। अब यहां पे दिशा समान थी तो चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब यहां धारा की दिशा विपरीत है तो यहां फिर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इसी नियम का उपयोग करके दाएं हाथ की हथेली का। देखिए अब देखिए अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो इस I1 के कारण RS चालक जहां रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, जैसा कि इसमें हमने आपको बताया है। तो देखिए अंगूठा धारक दिशा और अंगुलियां इस RS चालक के किसी बिंदु को संकेत कर रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, नीचे की ओर। तो यहां हम लिखेंगे क्रॉस B। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए इस RS चालक में जो I2 धारा बह रही है
उसके कारण PQ चालक जहां रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अब देखिए इसमें धारा की दिशा उलट गई, तो अंगूठा भी आप उलट दीजिए ऐसे। ये देखिए अब अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात इस I2 के कारण, I2 धारा के कारण PQ चालक में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। ये होगा क्रॉस B। इतनी चीज समझ में आ गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपने निकाल ली, बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आ गई। अब हम चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। चाहे आप दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से निकाल लीजिए, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाल लीजिए, दोनों से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से अब हम इन चालकों में चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो कैलकुलेट करेंगे, उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक, समझिए। देखिए यहां पे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई PQ चालक में, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, PQ चालक जहां पे रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, बात समझ में आई। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये ऐसे। ठीक, अब एक चीज और यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इस I1 के कारण यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये B1 है, और I2 के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र जो है B2 है। इसी तरह I1 के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र B1 है, I2 के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र B2। इस तरह B1 B2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ऐसे और धारावाही चालक ऐसे। ठीक, तो अब देखिए हम निकालेंगे कि इस PQ पर बल किधर की ओर लग रहा है। बल निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हो। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर, ऊपर की ओर, तो अंगुलियां ऊपर की ओर रहेंगी। अंगूठा देखिए धारा की दिशा में ऊपर है ना, धारा ऐसे है तो अंगूठा धारा की दिशा में होगा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, बल किधर को लगेगा, ऐसे। इसमें जो बल लगेगा PQ में वो ऐसे लगेगा, ये बल लगेगा। बात समझ में आ गई, ये बल लगेगा। ठीक, इतनी समझ गए। अब इसमें देखिए RS चालक में बल किधर की ओर लगेगा। RS चालक में चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, अंगुलियां हमने नीचे की ओर कर दिया। क्रॉस B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। अंगूठा धारा की दिशा, धारा की दिशा ऐसे जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। करेक्ट, तो आप धक्का किधर देंगे, ये हथेली से धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय बल की दिशा होती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो देखिए अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और ये अंगूठा धारा ऐसे बह रही है, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, तो बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा ऐसे। ये बात समझ में। इसका मतलब कि अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं, दो समांतर धारावाही तार हैं और दोनों में धारा की दिशा समान है, इन दोनों में धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो बल किधर की ओर लगेगा, एक दूसरे की ओर ऐसे। मतलब ये फोर्स इन दोनों चालकों के एक दूसरे की ओर लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे खींचेंगे। इसका मतलब कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही ओर है। देखिए ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ऐसे। तो इसका मतलब दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अब ये आपको याद रखना है कि दो समांतर धारावाही चालकों में यदि प्रवाहित धारा की दिशा समान है तो दोनों चालकों के बीच आकर्षण बल लगेगा। करेक्ट। अब इसमें देख लीजिए, इसमें बल की दिशा निकाल रहे हैं। देखिए अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है तो अंगुलियों को हम नीचे को ले जाएंगे। देखिए ये नीचे को ले गए, अंगूठा देखिए अभी भी धारा की दिशा में है, अंगुलियां नीचे की ओर हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली से अब धक्का किधर की ओर देंगे, इधर की ओर लगेगा। इसका मतलब इसमें बल किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। करेक्ट।
अब इस वाले दूसरे वाले में देख लीजिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, अंगुलियों को हमने नीचे की ओर कर दिया। धारा देखिए, धारा ऊपर की ओर नहीं, अंगूठा नीचे, धारा ऐसे आ रही तो अंगूठा को नीचे की तरफ करिए, ये अब अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, देख लीजिए। तो अब इसमें फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, ये इसमें फोर्स इधर की ओर लगेगा। इसका मतलब कि अगर धारा की दिशा विपरीत है तो दोनों तारों में, दोनों चालकों में बल की दिशा किधर की लगे, ऐसे बाहर की ओर। इसका मतलब ये बल दोनों इस तार को किधर खींचेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे। इसका मतलब कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये देखिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐसे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में या तारों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत है तो दोनों के बीच बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। याद रखिएगा कि अगर दो समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल लगेगा। अगर दो समांतर धारावाही तारों में धारा की दिशा विपरीत है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। करेक्ट, इतनी चीज बिल्कुल समझ में आ गई आपको, करेक्ट। अब हम इस फार्मूले एफ की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए लिखेंगे, प्रवाहित धारा I1 के कारण, प्रवाहित धारा I1 के कारण, प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक, चाहे चालक कहिए चाहे तार कहिए, ठीक, कंडक्टर या वायर, ठीक, I1 के कारण चालक RS, चालक RS के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर या RS चालक जहां पे रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो बताने जा रहे हैं, ठीक। ये B1, और B1 किसके कारण है, I1 के कारण। ये B1 जो उत्पन्न हुआ है ये किसके, I1 के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसके पहले हम बता चुके हैं, लंबे रिजु धारावाही चालक के कारण, रिजु धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है B=μ0/2π I/r। इसी फार्मूले का उपयोग हम यहां पर करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे B1=μ0/2π I/1/r। ये जो B1 प्रोड्यूस हुआ है, उत्पन्न हुआ है, किसके कारण, I1 के कारण उत्पन्न हुआ, और I1 जहां प्रवाहित हो रही उससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर है, इसलिए हमने लिखा V1=μ0/2π I/1/r। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि RS चालक जहां पे रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना, ठीक। तो RS चालक जहां रखा वहां मैग्नेटिक फील्ड इतना है, करंट कितनी बह रही है, I2, किसमें, RS में। RS चालक में स्वयं में करंट, स्वयं उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। ये B1 तो उत्पन्न हुआ I1 के कारण, ठीक है। और RS चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, देखिए RS चालक ऐसे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत, परपेंडिकुलर। देखिए RS चालक ऐसे है, B1 चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसका मतलब RS जो चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा है वो परपेंडिकुलर रखा है, ऐसे रखा है, करेक्ट। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हम लिखेंगे L लंबाई के RS चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, L लंबाई के RS चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, F इजकल टू, देखिए अब F इजकल टू फार्मूला हमने धारावाही चालक पर बल, इसके पहले जो वीडियो हमने दिया है F बराबर ILB sin थीटा,
धारावाही चालक पर बल, उस फार्मूले का उपयोग करेंगे। I = ILB sin थीटा। इस फार्मूले को उपयोग करके हम निकालेंगे कि RS चालक पे कितना बल लग रहा है। F = I2, चूंकि RS चालक में धारा कितनी बह रही है, I2, इसलिए I की जगह क्या लिखेंगे, I2। L की जगह क्या लिखेंगे, चालक की लंबाई कितनी है, L है, L लिख दिया। और RS चालक किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, B1 में, तो यहाँ B1 लिख देंगे और लिखा जाएगा sin 90, क्योंकि हमने बता दिया कि RS चालक और चुंबकीय क्षेत्र B1 दोनों क्या हैं, लंबवत, परपेंडिकुलर। चुंबकीय RS चालक चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है। तो ये हो जाएगा F = I2 LB1 sin 91। तो F = हो जाएगा I2 LB1। ठीक, इसको आप समीकरण इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से B1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा F = I2 LB1, B1 का μ0/2π I1/R। इतनी चीज समझ गए। अब आगे देखिए, F = μ0/2π, ठीक, I1 I2/R × L। L को अलग कर दिया, I1 I2 के एक साथ के μ0/2π को पहले लिख दिया, ये हो गया। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं F/L = μ0/2π I1 I2/R। ये हो गया दो समांतर धारावाही चालक या दो समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। बस समझ में आ गई इतनी चीज। किसी को कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल आप इसको नोट कर डालिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं। हाँ, नोट कर लिया, बिगाड़ दिया जाए। देखिए मिटा रहे हैं इसको। हाँ, अब देखिए ये फार्मूला आपको मिल गया, F/L = μ0/2π I1 I2/R। ये हो गया फार्मूला। हाँ, अब देखिए, अब इसमें हम एम्पियर की आपको परिभाषा बता रहे हैं, एम्पियर की डिफिनीशन क्या होगी। ठीक है, लिखेंगे यदि L = 1 मीटर, L को हमने 1 मीटर मान लिया। ठीक है, देखिए ये μ0/2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। इसके पहले आप पढ़ चुके, μ0 को μ0 भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F = 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। फिर लिखेंगे R = 1 मीटर, I1 = I2 = I, और इसको हमने मान लिया 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा F = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये हो जाएगा भाई। I1 I2 समान हमने मान लिया, I मान लिया, दोनों में मान लिया हमने 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन देने के लिए इतनी चीजें आपको नोट करनी होंगी। देखिए, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वो है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वो है
जो कि y या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे ऋजु धारावाही समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बात समझिए, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, y या निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यदि इन चालकों में समान प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, समान प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए या 1 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इन चालकों में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। तो वो वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। बात समझ में आई? या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वैद्युत धारा वो है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे ऋजु धारावाही समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बस समझे, ये हुआ एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की डिफिनीशन। ठीक है, अब इसी में एक चीज और देख लीजिए। इसी फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जब I1 I2 = I, तो ये हो जाएगा F/L = μ0/2π I² ये फार्मूला भी होगा। अगर L = 1 मीटर लिख दें तो कहेंगे प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल F = μ0/2π I²/r। ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। करेक्ट। और देखिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। करेक्ट, नोट हो गया? अच्छा, अब देखिए और 1-2 फार्मूले इसके हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ये V वेलोसिटी से चल रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज है जो V वेलोसिटी से चल रहा है। हम कहें इससे R डिस्टेंस पे, यहाँ पे P पॉइंट है जहाँ पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो V वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे, सीधी रेखा पे चल रहा है। हम कहें इस स्ट्रेट लाइन से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होगा B = μ0/4π QV/r²। QV/r², इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक। अगर इसी तरह 2 चार्ज पैरेलल चल रहे हों, जैसे एक चार्ज ये चल रहा है और एक चार्ज ये चल रहा है, एक Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है, और ये V1 वेलोसिटी चल रहा है, ये V2 वेलोसिटी चल रहा है, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं। Q1 और Q2 दो चार्ज V1 V2 वेलोसिटी से पैरेलल चल रहे हैं, तब इसका फार्मूला क्या होगा? तब दोनों आवेशों Q1 और Q2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? वो होगा B = μ0/4π Q1 Q2 V1 V2/r²। ये होगा, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स होगा दोनों के बीच। मैग्नेटिक फील्ड का तो ये फार्मूला फोर्स होगा। इन दोनों चालकों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स होगा वो इतना होगा और मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। करेक्ट। ये समझ लीजिए कि अगर Q1 आवेश V1 वेलोसिटी से चल रहा है और Q2 चार्ज V2 वेलोसिटी से चल रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस
आर है, तो इन दोनों चार्ज के बीच मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, इतना। F इजकल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? करेक्ट। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, नोट करिए। हाँ देखिए, नोट कर लिया इसको विधवत। देखिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ अब देखिए, ये जो पैरेलल वायर आपने पढ़े हैं, पैरेलल कंडक्टर पढ़े हैं, अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए समझिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये दो पैरेलल वायर हैं या कंडक्टर हैं, इसमें 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, इसमें 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक क्यू पॉइंट है, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर पॉइंट है, और इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इधर पी पॉइंट है। तो कहता है पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बस समझिए, हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे एंड आर पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट। ठीक है, देखिए हम आपको समझा रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, कैसे आप निकालेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आपकी समझ में आ गया तो फिर इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। देखिए ये 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, तो पहले में करंट है 20 एम्पियर और दूसरे में है करंट 30 एम्पियर। तो I2 है, ये I1। ठीक, और Q जो है इस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर पे, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू सब में 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। इस फार्मूले को यूज करेंगे। इसी फार्मूले हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ I अपान R। ठीक, तो पहले हम P पॉइंट पे निकालते हैं इन दोनों वायर के कारण। तो पहले आप P पॉइंट पे ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, डायरेक्शन देख लीजिए, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है अंगूठा धारा की दिशा में, और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रहे हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो इस 20 एम्पियर की जो धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वो ऊपर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट के कारण, उसको हम B1 मान रहे हैं। ठीक, इसके कारण देख लीजिए, इसके कारण भी देखिए ना, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में है, देखिए है, और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब पी पॉइंट पर जो धारा होगी किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र जो होगी किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 मतलब इस धारा के कारण, इस 30 एम्पियर करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, और इस 20 एम्पियर करंट के कारण भी ऊपर की ओर होगा, क्योंकि दोनों में दिशाएं ऐसे हैं। तो अंगूठा को धारा की दिशा में करेंगे, अंगुलियों को उस बिंदु की ओर हम करेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम देख रहे हैं इस करंट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, इस करंट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई।
इसका मतलब B1 और B2 निकाल के P पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो P1 यहां से 10 सेंटीमीटर पे है, यहां से कितने सेंटीमीटर पे है, ये भी आपको रखना है, कितने सेंटीमीटर पे होगा। ये एक चीज और नोट कर लीजिए, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो ये शेष ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक, फिगर में भी आप बढ़ा लीजिए। अब देखिए P पॉइंट यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 30 एम्पियर वाले से 10 और 20 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा ये। ठीक, तो जब इस धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डिस्टेंस इतनी रखेंगे, जब इसके कारण निकालेंगे 20 के कारण तो 10 लिखेंगे। ठीक, तो पहले B1 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ I1 मीन्स 20/R मीन्स 0.1। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, इसको हम 200 लिख देंगे, पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 400 × 10⁻⁷। ठीक, 400 × 10⁻⁷, ये B1 हो गया। अब B2 निकाल लीजिए, 2 × 10⁻⁷। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ R लिखेंगे 30/100 मीन्स 0.3 मीटर, ये लिखा जाएगा R। बात समझ में आई, करेक्ट। अब देखिए ये हो जाएगा 30/0.3, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷, और 30 को हम 300 लिख देंगे, अपान 3 लिख देंगे, तो ये 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁷। ठीक, अब देखिए दोनों दिशाएं एक ही ओर हैं, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए B1 और B2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही ओर होगी तो वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे। अगर विपरीत दिशाएं होंगी तो एक में दूसरे को घटा देंगे, ज़्यादा में सब कम वाली चीज घटा देंगे जब विपरीत होंगे। अगर B1 B2 दोनों एक ही दिशा में है किसी पॉइंट पे, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁷ प्लस 200 × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा BP = 4 2 6 600 × 10⁻⁷। इसी को हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻2 × 10⁻⁷, हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया, करेक्ट। P पॉइंट पे समझ गए, करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप Q पॉइंट पे देखिए निकालेंगे, Q पॉइंट पे कितना होगा। अब Q पॉइंट पे देख लीजिए, Q पॉइंट पे इस 20 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर की होगी, नीचे की ओर, इसको हम लिख देंगे B1 क्रॉस नीचे की ओर, और इसके कारण देखिए किधर की ओर होगी, Q के 30 एम्पियर के कारण ऊपर की ओर, इसका मतलब हम लिखेंगे डॉट B2। बात समझ में आई। 20 एम्पियर के कारण, 20 एम्पियर के कारण इस Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नीचे की ओर होगी, और इस 30 एम्पियर के कारण ऊपर की ओर। देखिए हम समझा रहे हैं आप, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र B1 नीचे की ओर होगा। यहाँ देख लीजिए अंगूठा धारा की दिशा Q पॉइंट पे निकालना है, Q पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे, तो ये अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की। इसका मतलब इस 30 एम्पियर के कारण जो B2 होगा वो ऊपर की ओर होगा, इस 20 एम्पियर के कारण जो B1 होगा वो नीचे की ओर। इसका मतलब आप B1 B2 निकाल के क्या करेंगे, एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ज़्यादा में से कम वाली चीज़ को। पहले निकाल लीजिए फॉर पॉइंट Q पॉइंट के लिए, ये क्या था, फॉर पॉइंट P, ये P पॉइंट के लिए था। अब Q पॉइंट के लिए देख लीजिए, R 10 ही होगा, R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लीजिए, 10/100 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा B1 = 2 × 10⁻⁷
I120 अपान R 0.1, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 200, पॉइंट हटा देंगे 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁷। ठीक, अब B2 निकाल लीजिए। B2 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, 30 एम्पियर अपान 30 एम्पियर का मतलब ये, और डिस्टेंस दूरी यही लिखी जाएगी 0.1, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 × 10⁻⁷। ठीक, करेक्ट। अब इसमें लिखेंगे BQ, मतलब Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होगा B2 माइनस B1, B2 ज़्यादा है B1 कम है, तो ये हो जाएगा 600 × 10⁻⁷ माइनस 400 × 10⁻⁷। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 200 × 10⁻⁷, या इसी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये निकला है Q पॉइंट पे। ठीक, अब इसी तरह आप R पॉइंट पे निकाल लीजिए, जैसे आपने P पॉइंट पे निकाला वैसे R पॉइंट पे निकाल लीजिए। निकाल लेंगे ना, बिल्कुल। देखिए हम समझा देते हैं डायरेक्शन आपको। अब इस 20 एम्पियर के कारण Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नीचे की ओर होगी, मीन्स B1 जो होगा वो नीचे की ओर होगा। देखिए ना, I1 के कारण इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको हम B1 कहते हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसे हम B2 कहते हैं। तो अब इसके कारण वहाँ R पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नीचे की ओर, चूंकि अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब R पर इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा। इस धारा के कारण देखिए अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब इस 30 एम्पियर के कारण भी R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की हो रही है, मीन्स क्रॉस B2 भी होगा। अब फिर B1 B2 निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस R पॉइंट पर निकालने के लिए जो BR निकालेंगे वो लिखेंगे B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। अब B1 प्लस B2 आएगा कितना देख लीजिए। जब इससे निकालेंगे डिस्टेंस इतनी लिखेंगे B2 के लिए, जब यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस इतनी लिखी जाएगी, इसमें मतलब 10 ये और 20 ये, टोटल ये 30 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये निकाल लेंगे, मीन्स बिल्कुल इस तरह क्यों, इस तरह जैसे P की निकालें वैसे R की निकलेगी, और फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे जैसे इसमें ऐड किए, बस आपका आंसर निकल आएगा। और वही निकलेगा जो P का निकलेगा, क्योंकि सारी कंडीशन P जैसी हैं। इसमें भी दोनों को हमने जोड़ दिया है, ठीक, इसमें भी दोनों जुड़ जाएंगे, बस वैल्यू अलग होगी, पूरा कंडीशन उसी तरह का होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ 30 के लिए डिस्टेंस 10 है और यहाँ 20 के लिए डिस्टेंस 30, 10 ये और 20 ये 30, इसलिए वैल्यू B1 B2 की अलग होगी, लेकिन मेथड सेम है। B1 और B2 जो निकलेगा दोनों को आप जोड़ दीजिए। निकालेंगे कैसे? जैसे आपने P1 वाला निकाला, ठीक। देख लीजिए, 2 मिनट में हम समझा देते हैं आपको। R पॉइंट R, देखिए B1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, I1 का मतलब 20 अपान R का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 30 होगी, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.3, ये 0.3 होगी, ठीक। इसी चीज़ को लिखते थे 2 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 200/3, ठीक। ये हो जाएगा B1 इक्वल टू 400/3 × 10⁻⁷, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपान 3 कर दिए। अब B2 निकाल लीजिए, 2 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 30 अपान डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के 0.1, तो ये हो जाएगा B2 इक्वल टू, इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, इंटू ये हो जाएगा, डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 × 10⁻⁷। ये हो जाएगा BR इक्वल टू B1 प्लस B2, ऐड कर दीजिए दोनों को, 400/3 × 10⁻⁷ प्लस 600 × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 400/3 प्लस 600 × 10⁻⁷।
ये हो जाएगा 18 हो जाएगा 1800, शायद 1800 प्लस 400, ये हो जाएगा 8 4 12 2 2200, ये हो जाएगा 2200/3 इंटू 10⁻⁻7। इसी को और सॉल्व कर लें तो बी आर इजकल टू हो जाएगा 3 7 21 7 1 10 3 53, ठीक, 3 7 21 53, फिर 3.3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है, 21 हो गया और 1 10 9 1 10 ये हो गया, इतना आ गया बी आर, करेक्ट। तो इस तरह फिगर के जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको आप डायरेक्शन को देखते हुए नोट कर लेंगे, समझ गए, सॉल्व कर लेंगे, और भी बुक में जो दिए होंगे उनको आप सॉल्व करिए, ठीक। इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखे हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।